इवेपोरेशन तो हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। हाँ जी, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। जब इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है तो जो सरफेस है वो ठंडा ठंडा हो जाता है। इसका एक एग्जांपल है क्या? नेल पेंट रिमूवर। जैसे नेल पेंट रिमूवर को हाथ में लगाओ तो ऐसे ठंडा सा हो जाता है ना, और वो बिल्कुल गायब भी हो जाता है नेल पेंट रिमूवर। तो वो क्या हुआ? इवेपोरेट हुआ था वो। अभी देखेंगे कैसे। ठीक है, तो हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? होता क्या है, हमने वो तो पढ़ा काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। तो इवेपोरेशन के दौरान जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमें हमें पता है यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस में ही तो कन्वर्ट हो रहा है ना, कन्वर्जन तो वही हो रहा है। प्रोसेस सेम ही होगा। ये जो होंगे ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे, इनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर ये गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। तो होता क्या है, ये इनको हीट कहाँ से मिल रही है? हमने तो आग जलाई नहीं है कहीं, है ना। अभी तक बॉइलिंग का प्रोसेस हम पढ़ रहे थे, तो उसमें तो हम बोल रहे थे कि हमने नीचे से हीट किया तो फिर बॉयल होना शुरू हुआ, फिर पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिली। लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में चारों तरफ तो हीट हमने प्रोवाइड करवाई नहीं है ना। आग तो हमने लगाई नहीं है, जलाई नहीं है। तो फिर ये हीट कहाँ से एब्जॉर्ब हो रही? सराउंडिंग से हो रही। जब मैंने बोला नेल पेंट हम डालते हैं तो वो एवेपोरेट हो जाता है। तो उस नेल पेंट ने हीट कहाँ से ली? हमारे हाथ से ले ली उसने हीट। ठीक है, तो उसके चीज के आसपास जो भी चीज होगी ना, मैटर के आसपास, उधर से ही वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और कहीं से नहीं करेगा तो फिर एनवायरनमेंट में चारों तरफ सूरज की गर्मी तो होती है ना। तो एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बर्फ हम बाहर रख दें उसको तो कहाँ से वो हीट कहाँ से मिल रही है उसको? एनवायरनमेंट से तो एब्जॉर्ब करी उसने हीट, ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सके, है ना। तो क्या होता है, ड्यूरिंग इवेपोरेशन जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एनर्जी गेन करते हैं। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, अपने आसपास से। ठीक है, ताकि उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वो ब्रेक कर सके, है ना, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जो हीट एनर्जी होती है ना, जब इसने हीट एनर्जी ली, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। अब जब ये गैस में कन्वर्ट होगा, इवेपोरेट होगा, तो इवेपोरेट होने के साथ साथ ये क्या करेगा, हमने बोला ना एनवायरनमेंट से ले रहा है, ये अपनी सराउंडिंग से हीट ले रहा है, तो उस हीट को लेते हुए उड़ेगा। ठीक है, वेपर उस हीट को अपने साथ लेते हुए जाएगा। तो हमें फिर लगता है ठंडा ठंडा, क्योंकि हमने नेल पेंट, मैंने बोला, हाथ में डाला। उस नेल पेंट ने क्या करा, जल्दी से हमारे हाथ से हीट ली और उड़ गया, वेपराइज हो गया। तो हमारे हाथ में ठंडा लगा, क्योंकि हीट जो थी यहाँ पे वो चली गई, है ना, वेपर बन के चली गई। तो इसलिए ठंडा ठंडा लगा। तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ठीक है, तो क्या है, देखो, ड्यूरिंग इवेपोरेशन हीट पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। फिर क्या होता है, जो हीट एनर्जी होती है, इट इज टेकन अवे बाय द पार्टिकल्स व्हेन दे कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। जब वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं, तो अपने साथ साथ वो हीट को भी लेके चले जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, दिस कॉजेज कूलिंग ऑन ओरिजिनल सरफेस। ठीक है, अब क्वेश्चन है कुछ, जैसे कॉटन होता है, वो गर्मियों में हम बोलते हैं गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, और लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनने चाहिए, हल्के रंग के कपड़े। वाई? बिकॉज समर्स में हल्के, एक तो जो हल्का रंग होता है ना, वाइट, है ना, और पिंक वगैरह, ये हल्के कलर्स है, तो ये क्या करते हैं, हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमें थोड़ी गर्मी कम लगती है। अब आते हैं हम थोड़ा कॉन्सेप्ट पे। जो कॉटन के कपड़े हमें पहनने चाहिए गर्मियों में। क्यों? क्योंकि देखो, गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है ना? तो जब पसीना आता है ना, तो उसको इवेपोरेट करवाना है। तो हम क्या कर तो जो हमारा कपड़ा होता है, कॉटन का कपड़ा होता है, वो स्वेट को जल्दी-जल्दी एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, ठीक है? और कॉटन का कपड़ा, अब वो स्वेट अगर हमारी बॉडी में ही रहेगा, तो क्या होगा? वो इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, है ना? क्योंकि सरफेस एरिया कम है ना? ज़्यादातर हमें पसीना कहाँ आता है? इधर, है ना? या कहाँ आएगा? हमारे नेक के पीछे। तो इतना इवेपोरेशन उससे अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम है ना? बंद-बंद जगह है। लेकिन जब स्वेट एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, कपड़ा हमारा स्वेट को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, तो सरफेस एरिया बढ़ गया, तो इवेपोरेशन जल्दी-जल्दी हो जाता है ना? रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो क्या होता है, एब्ज़ॉर्प्शन जल्दी हो जाता है। दूसरी चीज़ जो होती है स्वेटिंग के दौरान, जब हमको स्वेटिंग होती है, तो इतना पसीना क्यों आता है हमें गर्मियों में? सर्दियों में तो नहीं आता इतना पसीना, गर्मियों में क्यों आता है? बिकॉज़ पसीना आना इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट।
अगर हमें पसीना नहीं आएगा तो हमारी बॉडी कितनी ज़्यादा तप जाएगी। तो जब क्या होता है हमको पसीना आता है, तो पसीना जब इवेपोरेट होता है ना, तो हमारे साथ हमारी बॉडी की हीट को भी एब्ज़ॉर्ब कर लेता है ना? तो फिर उससे क्या होता है हमारी बॉडी थोड़ी ठंडी रहती है। पसीना आने के बाद ठंडा-ठंडा सा लगता है ना, थोड़ी-सी हवा चल जाए, हाय! अच्छा, अच्छा सा लगता है। तो व्हाट व्हाट इज़ हैपनिंग? इवेपोरेशन का प्रोसेस, तो पसीने ने क्या किया हमारी बॉडी से हीट को भी एब्ज़ॉर्ब कर लिया, तो हमारी बॉडी थोड़ी ठंडी-ठंडी हो गई। अगर पसीना ना आए ना गर्मियों में, मर जाएँगे हम, इतना टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारी बॉडी का, ठीक है? तो दूसरी चीज़ देखो, पोरिंग एसीटोन ऑन हम एसीटोन क्या, वही नील पेंट रिमूवर को ही बोलते हैं एसीटोन, ठीक है? फिर हमारा पेट्रोल हो गया, एसीटोन हो गया, ये ना चीज़ें, इनके लिए एक नाम है। ये कैसे सब्सटेंसेस होते हैं? ये होते हैं वोलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब होता है जो बहुत फास्ट इवेपोरेट होते हैं। हम पानी को रख दें कटोरी में, नहीं होता वो इवेपोरेट, इतनी जल्दी नहीं होगा वो इवेपोरेट पूरा पानी। लेकिन अगर नेल पेंट रिमूवर की शीशी को थोड़ी देर खुला रख दो, थोड़ी देर में पूरी गायब हो चुकी होगी, वो इतनी जल्दी-जल्दी वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है? तो ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत जल्दी एकदम फास्ट तरीके से अम, इवेपोरेट हो जाए, इन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल सब्सटेंसेस, ठीक है? तो एसीटोन या हमारा जो नेल पेंट रिमूवर होता है, वो कैसा होता है? वो होता है हमारा वॉलेटाइल। तो जब हम एसीटोन को पाम में डालते हैं तो हमें ठंडा-ठंडा सा लगता है। क्यों? अभी-अभी पढ़ा हमने। तो जब होता क्या है, जब हम नील पेंट रिमूवर को हमारे पाम में रखते हैं, तो क्या होता है, अब उस लिक्विड को वेपर बनना है, उसके लिए उसे हीट चाहिए। वो हीट कहाँ से लेगा? हमारे हाथ से लेगा। उसने ही हमारे हाथ से हीट ली, वेपर बन गया, तो हीट यूज़ हो गई ना, अपने अपने साथ हीट को भी ले गया वो। तो क्या हुआ? हमारे हाथ में हीट नहीं रही अभी, तो उस टाइम के लिए हमें ठंडा-सा लगता है, क्योंकि हीट चली गई ना, तो इसलिए ठंडा-ठंडा सा लगता है। नाउ दूसरा, स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन रूफ इन समर्स। गर्मियों में क्या करते हैं, हम छतों में पानी डाल देते हैं ना, पानी ऐसे-वैसे छिड़क देते हैं। व्हाय? वही फिनोमेना सेम। छत अगर तप जाती है तो फिर नीचे भी गर्म होता है बहुत। तो ऊपर जब हम पानी डालते हैं तो गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है और हम पानी छिड़क देते हैं, तो पानी इवेपोरेट होता है। तो जब वो पानी इवेपोरेट हो रहा है, तो उसको हीट चाहिए ना वेपर में कन्वर्ट होने के लिए उस पानी को, तो हीट कहाँ से लेगा? हमारी छत में, जो इतनी तप गई है सूरज की गर्मी की वजह से, उस हीट को वो एब्ज़ॉर्ब करता है और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए उससे क्या होता है, हमारी छत की जो हीट थी वो चली गई वेपर के साथ, है ना? तो क्या हुआ, छत में छत थोड़ी ठंडी हो गई क्योंकि हीट तो चली गई। तो इसलिए हम क्या करते हैं, गर्मियों के टाइम पे पानी छिड़कते हैं अपनी छतों पे, ठीक है? उसके बाद देखो, अर्दन पॉट का पानी जो होता है, वो ठंडा-ठंडा रहता है। अर्दन पॉट बोले तो मटका हमारा जो होता है, तो होता क्या है देखो, जो मटका होता है ना हमारा, उसका पानी ठंडा रहता है, फ्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ती। मटके में होते हैं छेद, उसमें होते हैं बहुत सारे छेद, ठीक है? छेद-छेद-छेद-छेद देखना मटके को, और मटके के अंदर होता है पानी। तो जब हम मटके में पानी भरते हैं ना, तो उस इन छेदों में भी क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। अब होता क्या है, इतनी तेज़ गर्मी है, गर्मियों में भरते हैं हम मटकों में पानी, है ना? तो इतनी तेज़ गर्मी है, तो क्या होता है, इन जो छेदों में भर गया है ना पानी, वो इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेट होने के लिए उसे क्या चाहिए? उसे लेटेंट हीट चाहिए, यानी कि उसे हाँ, इवेपोरेट होने के लिए लेटेंट हीट चाहिए, यानी कि वेपर में कन्वर्ट होना है तो उसे हीट चाहिए। तो वो हीट कहाँ से लेगा? अंदर जो मटके के पानी भरा है ना, उसमें से वो हीट को लेता है और इवेपोरेट हो जाता है। हीट को लेता है, इवेपोरेट, हीट, तो ये कंटीन्यूअसली होता रहता है। जितने छेद है ना मटके में, सब में होता रहता है ये, कि अंदर से हीट ली, उड़ गया, अंदर से हीट ली, उड़ गया, है ना? वेपर बन गया। तो इससे क्या होता है, अंदर मटके के अंदर के पानी की सारी हीट तो इवेपोरेट हो गई, वेपर वेपर बनने में यूज़ हो गई, है ना? तो मटके का पानी ठंडा हो जाता है फिर, क्योंकि हीट तो सारी चली गई, है ना? तो अर्दन पॉट में पानी ठंडा रहता है गर्मियों के दौरान। डेज़र्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट डे। इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगता है। जो डेज़र्ट कूलर होता है, उसमें वो ना जिस दिन ज़्यादा गर्मी होती है ना, उस दिन ज़्यादा अच्छी हवा देता है। उस दिन ज़्यादा अच्छा-अच्छा सा लगता है हमें वो कूलर। बिकॉज़ सेम चीज़, टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी। डेज़र्ट कूलर जब टेम्परेचर जिस दिन बहुत ज़्यादा होता है, वो हवा छोड़ता है ना, जब पानी छोड़ता है, तो पानी जल्दी-जल्दी इवेपोरेट होता है। हमने पढ़ा ना, रेट ऑफ टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा। तो जब जो कूलर होता है ना, वो पानी छिड़कता है, देखा है? पास जाके बैठना कभी कूलर के, पानी छिड़कता है वो। तो जब वो पानी छिड़क रहा है, तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वो पानी तुरंत इवेपोरेट हो जा रहा है ना? और इवेपोरेट कैसे हो रहा है? अपने आस-पास जो हीट है,
उसको एब्जॉर्ब करके, उसको यूज करके, है ना, उस लेटेंट हीट को यूज करके वो क्या हो रहा, कन्वर्ट हो जा रहा किसमें, वेपर में। तो इसलिए फिर सराउंडिंग जो होती है हमारी वो थोड़ी ठंडी ठंडी लगती है। तो इसलिए जिस दिन ज्यादा गर्मी होती है ना, डेजर्ट कूलर उस दिन ज्यादा अच्छा काम करता है। अब एक क्वेश्चन, जो पानी होता है ना हमारा, ठंडे ग्लास में जरा हम ठंडा पानी डालते हैं, कोल्ड वाटर, तो जो पानी के ग्लास के बाहर क्या हो जाता है, जम जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स। वो वाटर ड्रॉपलेट कहाँ से आए, क्या ग्लास लीक करता है, नहीं, ग्लास तो लीक नहीं करता। तो फिर ग्लास के बाहर, ग्लास में जब हमने ठंडा पानी डाला तो ग्लास के बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए, होता क्या है, ये हो रहा है हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस। हमने बोला ना, जब हम क्या करते हैं, वेपर को जब हम कूल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। पढ़ा था हमने ये पिछली क्लास में। तो कंडेंसेशन होता है, तो हमारे हमारे हमने बोला हमेशा वाटर ड्रॉपलेट होती ही है, वाटर वेपर हमेशा होता है हमारे एयर में। तो यहाँ सारी वाटर वेपर वाटर वाटर वेपर वाटर वेपर है। तो जब हमने ग्लास में ठंडा पानी डाला तो ये हवा का जो वाटर वेपर है ग्लास के टच में आया, तो उसने क्या करा, जैसे ठंडे ठंडे के टच में आया तो वो भी ठंडा हो गया वाटर वेपर, उसने अपनी सारी एनर्जी लूज कर दी और वो किस में कन्वर्ट हो गया, कंडेंसेशन हो गया, और वो वेपर किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। और वही लिक्विड हमें ग्लास के चारों तरफ लगा हुआ दिखता है, वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, समझ आया। तो ग्लास के चारों तरफ हमें ठंडा ठंडा वो पानी के ड्रॉपलेट क्यों दिखती है। अब एक और चीज, गरम गरम चाय होती है ना, बच्चों को बच्चे बोलते हैं हमें उसमें दे दो, कटोरी में दे दो, है ना। तो ऐसा क्यों, सॉसर में क्यों चाय जल्दी ठंडी हो जाती है देन कप में, सरफेस एरिया वाला। देखो सर, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन कैसा होगा, ज्यादा होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगा। चाय इतनी, चाय का जो प्याला है वो इतना सा होता है और सॉसर होता है ऐसा, ठीक है, प्लेट जैसा, प्लेट में, है ना। इसमें देखो सरफेस एरिया कम है ना, यानी कि जो कांटेक्ट में आ रहा है हवा के साथ जो एरिया वो कम है, सरफेस एरिया इज कम। लेकिन इसका सरफेस एरिया देखो ज्यादा है, तो ज्यादा इवेपोरेशन किसमें होगा, ऑब्वियसली इसमें होगा। तो ये चाय ज्यादा जल्दी ठंडी होगी, है ना, देन इसके मुकाबले, क्योंकि सरफेस एरिया के साथ जो हमारा इवेपोरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इवेपोरेशन तब ज्यादा होगा जब सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा सॉसर में जल्दी जल्दी चाय ठंडी हो जाती है देन इन कप में।